नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से संबंधित होंगे। और इन्हीं दोनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की ओर। निश्चित ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आपकी आने वाली टेट एग्जाम के लिए। और ये सभी क्वेश्चन जो है लगभग कई बार पूछे भी जा चुके क्वेश्चन हैं। कुछ इसमें नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और कुछ आपको जो प्रीवियस ईयर सीटी टेट एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे इन प्रश्नों की ओर और देखते हैं इनको। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। तो देखिए यहाँ पर उस युग्म का चयन हमें करना है जिसमें जो युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करें प्रजनन और भोजन बनाना, और बी है प्रजनन अंकुरण वृद्धि अंकुरण। इसी के साथ में वृद्धि और प्रजनन, और डी है वृद्धि और भोजन बनाना। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ पौधों के अंदर ही होती है, जैसे प्रजनन तो मनुष्य के अंदर भी होता है पर अंकुरण वृद्धि नहीं होती है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो सी विकल्प होगा इसमें हमारा वृद्धि और प्रजनन। ये एक ऐसा युग्म है कि वृद्धि जीव जंतु में भी होती है और प्रजनन भी होता है। पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है और उनमें भी प्रजनन होता है। तो यहाँ पर जो सी विकल्प होगा ये युग्म दोनों में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भिंडी में पाया जाता है। तो यहाँ पर फास्फोरस, विटामिन ए या विटामिन सी या ये सभी। तो जो भिंडी की सब्जी होती है उसमें फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तर बन जाता है इसके लिए हमारा विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं, वनों के महत्व के कारण हैं। तो यहाँ पर वनों के महत्व के क्या कारण हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वनों के महत्व के कारण यहाँ पर हम उनको क्या कह सकते हैं। और जैसे ग्रीन गोल्ड है, ग्रीन आइलैंड है, या फिर ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर है। तो देखिए यहाँ पर चारों ही चीज़ें ग्रीन से संबंधित है, पर वन जो होते हैं हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं और उनसे हमें कई प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें, औषधि, शहद, लकड़ी, गोंद आदि भी मिलती है। इसलिए जो वृक्ष होते हैं उनको हम हरा सोना कहते हैं, यानी कि ग्रीन गोल्ड कहते हैं। तो पहला विकल्प जो होगा ये इसमें हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा जो होती है ये प्राप्त होती है। तो मनी प्लांट है, सिनकोना प्लांट है, यूकेलिप्टस है, या फिर अकोनाइट प्लांट है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो जो सिनकोना पौधा होता है, प्लांट होता है, उसकी छाल से एक कुनाइन नामक दवा बनाई जाती है और इस दवा का उपयोग जो होता है मलेरिया के उपचार में करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये बी विकल्प जो होगा सिनकोना प्लांट, ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। नींबू का, अमरूद का, आम का, या फिर पपीते का। तो निश्चित रूप से भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो होता है आम का। और भारत में फलों के अंतर्गत आम की जो खेती वो सबसे ज़्यादा की जाती है और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में इसकी खेती बहुतायत देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो इसमें पूछा गया है। तो देखिए यदि हम देखें तो यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं जिसके अंदर राज्य प्रतीक कहने का मतलब है कि जो नहीं है उसे हमें देखना है। तो यहाँ पर मोनाल है, बुरास है, बाघ है और कस्तूरी मृग है। ये 4 इसमें विकल्प दिए हैं। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा, जो उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं होगा वो होगा बाघ। अब यदि हम बात करें तो उत्तराखंड के जो राज्य प्रतीक है वो कौन कौन से हैं। तो यदि हम देखें राज्य की पक्षी, तो ये उत्तराखंड का राज्य की पक्षी है मोनाल। इसी के साथ में राज्य की पशु की बात करें तो कस्तूरी मृग जो है ये वहाँ का राज्य की वो पशु है। और यदि हम वृक्ष की बात करें तो बुरांस जो है ये वहाँ का एक राज्य की वृक्ष है। ठीक है, तो ये वृक्ष होगा, ये पशु होगा वहाँ का, और ये जो हमने देखा ये पक्षी है। तो इस प्रकार से
ये वहाँ के प्रतीक हैं और बाघ वहाँ का प्रतीक ये नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऐसे जीव को है उनका युग्म आपको देखना है। तो मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड या फिर चील, गरुड़, गिद्ध या सांप, रेशम कीट, छिपकली। तो निश्चित रूप से आप जानते भी हैं इसका उत्तर जो है चील, गरुड़ और गिद्ध है, क्योंकि ये मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, घटपर्णी पौधा है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है और यहाँ पर का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। और मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा करके खा जाता है। तो देखिए यदि हम देखें तो जो घटपर्णी पौधा होता है ये मेंढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों आदि को चालाकी से फंसा करके खा जाता है। तो ये घड़े के आकार का होता है और इसका जो मुंह होता है एक पर्णवृंतिनी की एक पत्ती के माध्यम से ढका रहता है। अब जैसे यहाँ पर मुंह छोटी छोटी पत्तियों से ढका रहता है, तो ये छोटी छोटी पत्तियों से नहीं ढका रहता, एक बड़ी सी पत्ती से उसका मुंह जो होता है वो ढका रहता है और भारत में पाया भी जाता है। तो निश्चित रूप से एक ही विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा डी। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती कि वह वायु से पत्तों के हिलने और की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में भी अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या फिर कुत्ता? तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ये बाघ इसमें हमारा सही उत्तर होगा, जो कि इसकी सुनने की ध्वनि जो होती है, सुनने की क्षमता जो होती है ये बहुत तेज होती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में, किसी पशु के विषय में निम्नलिखित दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं और ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्षों तक ये जीवित रहता है। तो यहाँ पर स्लाथ, लंगूर, चिंपैंजी या फिर पांडा जो होता है, तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा स्लाथ। स्लाथ एक ऐसा जीव है जो भालू के जैसा दिखने में लगता है परंतु भालू नहीं होता है और ये वृक्ष की शाखाओं से 17 घंटे तक उल्टे लटक करके सोता है और लगभग ये 40 वर्षों तक जीवित भी रहता है। और इसकी एक विशेषता ये होती है कि ये सप्ताह में एक ही दिन शौच आदि करने के लिए नीचे उतरता है और अपने पूरे आलसी भी होता है, अपने पूरे जीवन काल में ये सिर्फ लगभग 8 वृक्ष जो होता है वो बदलता है। तो जब तक ये उस पेड़ के सारे पत्ते नहीं खा लेता तब तक ये उससे नीचे नहीं आता है, मतलब शौच के लिए तो आता है पर उस पेड़ को छोड़ करके नहीं जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर नीचे दिए गए जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो यहाँ पर है छिपकली, गौरैया, कछुआ या फिर सांप। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वे अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं या फिर डी है उनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यदि हम देखें तो कुछ जीव जैसे छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप तो जहरीले हैं पर सभी नहीं है, ठीक है ना। अंडे देते हैं तो अंडे ज़रूर देते हैं। अब देखिए कुछ जो बताया है कि भूमि जल दोनों में रह सकते हैं, तो जैसे गौरैया है जो वो जल में नहीं रह सकती तो सी भी कट जाता है और शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो कुछ जीव हैं जिनके शरीर सल्क से ढक रहेंगे पर सभी के नहीं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ए वाला, वे अंडे देते हैं। आगे देखें अगले क्वेश्चन को, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग और केसर जड़, तना, फूल या फिर फल। तो लौंग और केसर जो होते हैं ये पौधे के फूल से प्राप्त होने वाले भाग हैं और सी विकल्प जो होगा इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? तो सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले जीव, जो एक वर्ग है जीवों का जिसे सरीसृप वर्ग कहा जाता है, जिसमें रेंगने वाले जीव जो होते हैं ये आते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कछुआ, अमीबा, फर्न या व्हेल। तो जो कछुआ होगा ये आएगा सरीसृप जीव के अंतर्गत, ये विकल्प जो होगा
ये हमारा उत्तर होगा। आगे देखें, लॉन्ग कैसर का तो हमने देख। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित पौधों में कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? बरगद, गुलाब, मेहंदी या फिर तुलसी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें जो वृक्ष का उदाहरण होगा वो होगा बरगद, क्योंकि ये एक वृक्ष है और बाकी जो है छोटे पौधे हैं या झाड़ी, इनको हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? तो यहाँ पर स्थली पौधे, जली, उभयधर्मी, मरुस्थली। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कांटेनुमा पत्तियों को दिखाकर एक शिक्षक जो है वो कौन से पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं? तो निश्चित रूप से वो दिखा रहे हैं मरुस्थली पौधे के बारे में, और इसके लिए यहाँ पर डी विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के कारण वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। तो दीमक, गिलहरी, छिपकली या फिर चूहा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर यदि हम देखें तो गिलहरी के अंदर भी यही विशेषता होती है, पर दोनों ही विकल्प यहाँ पर दिए हैं। तो गिलहरी और चूहा दोनों ही इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, पर चूहा जो होता है ज़्यादातर हमें देखते हैं कि ये ज़्यादा कतरते हुए हमें मिलता है। गिलहरी तो जो वृक्षों पर होती है, पर उसकी भी स्वभाव उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। तो डी विकल्प इसके लिए हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। मान लीजिए कहीं पर चूहा ना हो तो गिलहरी को भी आप लगा सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा सकता है? तो उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उल्लू होगा ये एक विचित्र प्राणी है जिससे जो कि रात्रि में देखता है, दिखाई देता है, लेकिन दिन में उसको उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, और ये रात में इसके कान भी जो होते हैं काफ़ी संवेदनशील होते हैं और ये अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस पौधे में पत्तियां जिन्हें हम सब्जी की तरफ प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा होगा। तो पालक, नारियल या बंद गोभी, सरसों। तो निश्चित रूप से सरसों वो पौधा होगा जिसकी पत्ती सब्जी की तरह भी प्रयोग में लाई जाती है और उनके बीज से तेल भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर डी विकल्प इसके लिए हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी सही है, जल की ज़्यादा आवश्यकता इसको नहीं होती है। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और फोर्थ है यहाँ पर, ये अपने तने में एक जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इसे जल को पीते हैं। तो देखिए ये जल एकत्रित तो नहीं करता, ये फोर्थ वाला तो गलत है। अब यहाँ पर हर विकल्प में हम देखें तो तीन तीन आपको कुछ वो कथन दिए हैं। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा डी वाला, जिसमें दिया है 1, 2, 3। तो निश्चित रूप से 1, 2, 3 जो होगा ये यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। और अगला है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। और डी है यहाँ पर, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो इसमें से जो कथन सही है वो सिर्फ एक ही है। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन जो होता है लगभग 2 क्विंटल होता है। पहला ही विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पर हम बात करें राजस्थान के राज्य पक्षी की, जो कि बाघ, गाय, ऊंट या फिर भेड़। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऊंट। सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा, बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि? तो यदि हम बात करें, पौधों में कोशिका रस पतला हो जाता है, इस मूल में शोषण रुक जाता है, पौधों में कोशिका रस सांद्र हो जाता है, फिर डी पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें बाढ़ से समोद्भित पौधे की, तो समोद्भित पौधे जो होते हैं खेती योग्य जमीन पर भी पाए जाते हैं और इनका तना जो होता है वो ठोस शाखा युक्त होता है।
अब ये जो इनका तना होता है और जड़ें होती है, तो हम बात करें जड़ों की, तो इनकी जो जड़ें होती है बाढ़ की वजह से जड़ों में पानी जमा हो जाता है, जिससे कि इनका जो श्वसन मूल होता है वो रुक जाता है और इसी वजह से ये पौधे जो होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। तो बी विकल्प जो होगा, मूल में श्वसन रुक जाता है, और यही इसमें हमारा उत्तर होगा। और कुछ पौधों के उदाहरण जैसे मटर, टमाटर, गेहूं, धान आदि इसके उदाहरण हैं। चलिए आगे देखें। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चुनिए। तो देखिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चुनना है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है, या फिर इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। स्थानीय लोग पतले पाइप को डालकर इसका उपयोग पीने में भी करते हैं। तो यहाँ पर हमें उन कथनों का चयन करना है जो कि सही हैं इसके बारे में। तो इसमें हमारा जो उत्तर बनता है वो बनेगा, देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और विशेष प्रकार का पेड़ है, ये तो इसमें सही नहीं है। अब बात करें यदि हम सी विकल्प की कि पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जहाँ पर पानी तक ना पहुँच जाए, ये बिल्कुल सही है। और इसके तने में भी पानी जमा होता है। तो ए, सी और डी इसके लिए सही, और ये आता है विकल्प बी में। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन इसमें कौन सा होगा? देखिए, अभी एक और क्वेश्चन हमने देखा था, वहाँ पर सिर्फ एक ही कथन सही था उसमें, और यहाँ पर क्या एक से ज़्यादा कथन सही हैं। क्वेश्चन वैसा ही है, पर इसमें आपको और भी बातें मिलेंगी हाथी के बारे में जो वहाँ पर नहीं मिली थी। तो देखिए, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो निश्चित रूप से इनको ठंडक मिलती है, ये इसमें सही है। चलिए हम सही वाले पर राइट लगाते जाते हैं। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तो ये हाथी की विशेषता नहीं है, ये गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, 2 क्विंटल होता है, ये हमने देखा था, सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं, ये भी सही है। वहाँ पर 200 किलोग्राम बताया था, पर 2 क्विंटल बताया था, तो इसलिए वो गलत था, और यहाँ पर ये उसका सही है। तो इसमें देखें कि 1, 3 और 4 ये इसके लिए सही उत्तर है, और इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 1, 3, 4 के लिए सी विकल्प। चलिए, ये इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हुए बच्चे देते हैं, या जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, या फिर सी है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, या फिर डी है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। अब देखिए, इसमें से सही कथन का हमें चयन करना है। तो इसमें सही कथन देखेंगे तो निश्चित रूप से 2 कथन इसमें सही हैं और 2 गलत हैं। तो इसमें सही कौन कौन से हैं? तो देखिए, यहाँ पर हम सही को देखें तो जिन जानवरों के बाहरी कान व बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, ये भी सही है। और जिनके बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तो ए और बी इसमें सही है, और इसके लिए डी विकल्प हमारा उत्तर बनेगा। चलिए, डी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कुछ जानवर रात में जागते हैं और हर चीज़ों को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। तो निश्चित रूप से काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। इसमें काले और सफ़ेद रंग में ही ये जानवर जो रात में जागने वाले इन चीज़ों को इन रंगों में देखा करते हैं। तो सी विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हाथियों के बारे में। देखिए, 3 क्वेश्चन मिले आपको हाथियों के बारे में, और तीनों अलग अलग तरह से पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पर है हाथियों के बारे में, हाथियों के झुंड में से केवल हथनियाँ 14 और 15 वर्ष के बच्चे ही इनके रहते हैं। और बी आता है, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी है, यहाँ पर झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और डी है, एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो सही कथन होगा वो होगा हमारा ए और सी वाला, जो कि सी विकल्प में इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए 2 क्वेश्चन हमारे जो थे वो कुछ रिपीट हो गए थे, तो उनको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एक आ चुका है। चलिए इसके बदले में ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बायोडीजल की फसल कौन सी है, कपास, जेट्रोफा, गन्ना या फिर आलू। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो फसल आती है बायोडीजल के लिए वो इसमें आती है बी विकल्प, जेट्रोफा। जी हाँ, जेट्रोफा बायोडीजल की फसल होती है। दोस्तों यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन थे ये हमारे समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।